बच्चों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स पार्ट 2 का प्रैक्टिस सेट 3.3। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस देखने के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसे हम समझेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या होता है ये बताने के पहले आप मुझे बताइएगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब कौन सा ट्राइंगल, जिनको भी पता है अभी के अभी जाइए और कमेंट करके बताइए। ठीक है, बाकी मैं आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन जिनको भी पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको कहा जाता है जाओ और जा करके कमेंट करो। तब तक मैं आप लोग को समझाती हूँ। देखो, जैसे कि ये रहा मेरा ट्राइंगल, बराबर। इस ट्राइंगल में ना ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब सपोज करो ये है 5 सेंटीमीटर का, तो ये भी कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का ही है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में हमने क्या देखा कि इसके दो साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जिस भी ट्राइंगल के दो साइड्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, अब इसका थ्योरम क्या होता है, तो इसका जो स्टेटमेंट है ना, इसको ही हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अगर ट्राइंगल के दो साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है, देन द एंगल्स अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट, तो फिर उनके अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं ना वो क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ऐसा किसने बोला, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम ने बोला। ठीक है, चलो मैं आपको लिख करके बताती हूँ। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC में AB जो साइड है ना, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, देखो AC के कॉन्ग्रुएंट है। हमको कैसे समझ में आया, तो देखो यहाँ पे दो लाइन, इधर भी हमने दो लाइन खींची हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि AB और AC क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ पहले, तो इसमें देखिएगा इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC में देखो सेग AB, सेगमेंट AB जो है ना बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट है। कौन से सेगमेंट के, तो सेगमेंट AC के, बराबर। तो अगर ऐसा है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स रहेंगे ना, जैसे कि ये साइड का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला एंगल, बराबर, और ये साइड का अपोजिट एंगल ये वाला एंगल। ठीक है, तो इन दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स रहेंगे ना वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल, मतलब देखो एंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से एंगल के, तो एंगल ACB के। ठीक है, तो ये है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। क्या बोला मैंने कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो फिर उनके अपोजिट में जो एंगल्स रहते हैं ना वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा AB कॉन्ग्रुएंट है AC के, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अभी हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो ये क्या है, इसी का अपोजिट है। ठीक है, अब इसका अपोजिट जो थ्योरम है वो हमें क्या बोलता है कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इसी का अपोजिट है। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास ट्राइंगल PQR, बराबर। तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि अगर मतलब कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है और उसके जो मतलब एंगल्स है ना, देखो दो एंगल्स अगर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो फिर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स रहेंगे ना वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे कि ये वाला जो एंगल है इसका अपोजिट साइड बताइए ये रहा, ठीक है, इस एंगल का अपोजिट साइड ये रहा। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो फिर क्या होगा, इसके जो अपोजिट साइड्स हैं यानी कि PQ और PR भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये हमें किसने बोला, तो कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम ने बोला। ठीक है, तो देखो अगर ऐसा होता है, इफ क्या होता है कि एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो एंगल PRQ के। देखो अगर PQR मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो किसके, PRQ के, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये थ्योरम से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो साइड है ना ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से साइड के, इस साइड के। यानी देखो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, साइड PQ जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से साइड के, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा
तो साइड PR के, ठीक है। तो ये होता है बच्चों इसका कन्वर्स, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम आपको समझ में आया ना, एक समझ गए तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला कैसा है, एक बार फिर से आप लोग को रिवाइज करवा देती हूँ। देखो इसमें हमने क्या बोला कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर यहाँ पे लिखती हूँ मैं, देन उनके जो अपोजिट एंगल्स रहेंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। ये थ्योरम का नाम क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अब इसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके अपोजिट में जो साइड्स रहेंगे ना वो भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके स्टेटमेंट को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। बाकी अगर आपको इन दोनों का प्रूफ चाहिए तो आप लोग एक काम कर सकते हो, मैंने ना इसके ऊपर और इसके ऊपर अलग से एक एक वीडियो बनाया है, ठीक है। एक वीडियो में मैंने आप लोग को ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम एक्सप्लेन किया है, पूरा इसका प्रूफ कि ये कैसे आया, अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे होगा, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, बराबर। और इस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, जिसमें मैंने इसका कन्वर्स बताया है कि अगर ऐसा है तो फिर ये कैसे होगा, पूरा अच्छे तरीके से प्रूफ करके बताया है। तो आप लोग देख सकते हो उस वीडियो को, मतलब उन दोनों वीडियोस को, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो जाइए और जा करके देख लीजिए, और इसका पूरा जो प्रूफ है, जो मतलब जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे तरीके से मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल का मीडियन क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पहले मैं आपको फिगर के माध्यम से बता देती हूँ, फिर उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है इसको हम समझ लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये रहा हमारे पास ट्राइंगल XYZ, ठीक है। अब देखिएगा ये जो YZ है ना बच्चों, इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, बीच वाला पॉइंट, ठीक है। तो YZ का बीच वाला पॉइंट है पॉइंट D, बराबर। तो मैंने क्या किया, ये जो वर्टेक्स X है ना, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट D को इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया बताओ जल्दी से, ये वर्टेक्स मतलब ये वर्टेक्स पे मैंने अपना पेन रखा और इसको यहाँ से एक लाइन खींच करके मैंने ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन मैंने बनाई है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। यानी मीडियन क्या होता है, सिंपल से अगर भाषा में बोला जाए तो मीडियन क्या होता है, तो जब हम वर्टेक्स से कोई लाइन खींचते हैं और वो कहाँ पे टच करता है, तो साइड के मिड पॉइंट को अगर वो टच करता है तो उसी सेगमेंट का नाम क्या होता है बच्चों, मीडियन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, देखो द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू इट, मतलब ये वर्टेक्स के अपोजिट में जो साइड रहेगा उसका मिड पॉइंट और वर्टेक्स, यहाँ से जब हम एक लाइन खींचते हैं ना तो वही लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल का मीडियन वो कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो XD है ना, क्या लिखेंगे, पहले तो हम ये लिखते हैं कि पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड XY नहीं YZ, ठीक है। देखो पॉइंट D क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है किसका, YZ का, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पर देयरफॉर ये जो XD है ना, XD क्या हो जाएगा, सेगमेंट XD इज द मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल, है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेगमेंट XD, देखो X से लेकर के D तक ये क्या हो जाएगा, इज द मीडियन, बराबर। समझ में आ गया ना आप लोगों को मीडियन क्या होता है, अच्छे तरीके से समझ गए ना। चलो अब मैं आप लोग को इसी से रिलेटेड कुछ और बातें बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ट्राइंगल के अंदर आप कितने मीडियन ड्रॉ कर सकते हो, तो देखो पहला हमने यहाँ पर बनाया, बाकी यहाँ पे दो और मीडियन ड्रॉ हम कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे कि ये वाला जो साइड है ना, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है सपोज करो, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से मतलब एक लाइन खींच दिया, देखो इसके अपोजिट में यही वाला वर्टेक्स है ना, इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, बराबर। और फिर यहाँ पर ये वाले साइड का मिड पॉइंट सपोज करो यहाँ पर है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से भी एक लाइन खींच करके इसको ज्वाइन कर दिया, बराबर। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ क्या अच्छे तरीके से, चलो मैं ना लाइन मतलब यहाँ पे मीडियन अच्छे से बनाई देती हूँ, ऐसे डॉटेड वाला ना अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहा, ओके रुको। इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है जो मुझे आप लोग को बताना है, क्योंकि इसका भी यूज़ ना हमें प्रैक्टिस सेट के अंदर होने वाला है, ठीक है। इसके लिए मैंने सोचा कि अभी आप लोग को बता दूं।
यहाँ पर देखिएगा मैंने ये मीडियन ड्रॉ कर दिया और यहाँ से भी एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये देखो ये जो तीनों मीडियंस है ना ये कहाँ पे मिल रहे हैं आकर के, तो ये वाले पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, इसका नाम क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है इसको कहा जाता है सेंट्रॉइड, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, जी से, बराबर। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई ना अच्छे से। देखो मीडियन का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेंट्रॉइड के नाम से जानते हैं, और उसको डिनोट किया जाता है किससे, जी से, बराबर। अब सुनिएगा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जिसे हमें समझना है, सुनिएगा ध्यान से। ये जो सेंट्रॉइड है ना बच्चों, ये क्या करता है, मीडियन को वर्टेक्स से 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, क्योंकि इसकी जरूरत हमको यहाँ पे प्रैक्टिस एट 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पढ़ने वाली है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए, सेंट्रॉइड क्या करता है, जो हमारा मीडियन है ना उसको वर्टेक्स से 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अगर यहाँ से यहाँ तक यानी कि x से लेकर के g तक अगर ये है 2:1 बोला ना मैंने, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये जो g है ना, x से लेकर के g और g से लेकर के d कितना हो जाएगा, ये वर्टेक्स से इसकी शुरुआत होगी 2:1, मतलब इनका रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। मतलब अगर xg 2 होगा तो ये जो gd है ना ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अगर xg कितना होगा, ये होगा 10, तो फिर ये कितना होगा, इसका आधा। जैसे अगर ये 2 है तो ये 1 है, ठीक है। तो अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 10 का आधा तो 5 होता है ना। अगर ये 4 होगा तो ये कितना होगा, 2 होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। उसी तरीके से हर एक मीडियन के लिए होता है। जैसे ये वाले मीडियन में भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा वर्टेक्स से इसकी शुरुआत हो रही है, ये यहाँ तक आ रहे, बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक जितना होगा ना उसका हाफ ये होगा। जैसे मान लीजिए कि ये है 6 यूनिट, बराबर। ये कितना है, यहाँ से लेकर के y से लेकर के g तक कितना है 6, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, इसका आधा कर दो तो ये 3 हो जाएगा। समझ पाए। वैसे ही इसका भी हम समझ लेते हैं, यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, यहाँ से मत करना, वर्टेक्स से। मैंने क्या बोला था, वर्टेक्स से। सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को वर्टेक्स से 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, बराबर। तो वर्टेक्स से इसकी शुरुआत होगी। सपोज करो कि ये कितना है, ये है 12, तो फिर ये कितना हो जाएगा 6। अगर ये 5 है तो ये कितना होगा 2.5। अगर ये 9 है, अच्छा 9 का आधा 4.5, ठीक है। इस तरीके से होता है, याद रहेगा ना आप लोगों को। सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, चलो मीडियन के बारे में आप लोग को समझ में आ गया। अब इसी के रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम समझने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, इसका नाम क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक हाइपोटेनियस होता है, ये हम जानते हैं। हाइपोटेनियस कहाँ पे होता है, 90 डिग्री एंगल के सामने होता है। जैसे कि ये रहा हमारा ट्राइंगल, इसका नाम मैंने लिख दिया PQR, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ना ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, बराबर। तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, बराबर। तो अगर हम हाइपोटेनियस पे क्या करते हैं, मतलब मीडियन ड्रॉ करते हैं, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, चलो आपको बता देती हूँ। जैसे देखिएगा यहाँ पर ये जो PR है ना, इसका मिड पॉइंट सपोज करो यहाँ पे आ रहा है, बराबर। तो मैंने क्या किया, इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है और जो मिड पॉइंट है ना उसको इस प्रकार से मैंने जॉइंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया पॉइंट A ले लेते हैं, ठीक। तो देखो मीडियन क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ये मीडियन नहीं, मतलब ये मिड पॉइंट है ना, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर भी था, ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, और ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि अगर मुझे, देखो पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ो, अभी आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेनियस, मतलब जो मीडियन होता है हाइपोटेनियस के ऊपर, ठीक है, उसका जो लेंथ है ना वो किसके इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इज हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी कि जो हाइपोटेनियस है ना उसका हाफ होता है। मतलब जैसे कि Q से लेकर के ये हमारा मीडियन है ना, तो अगर मुझे मीडियन का लेंथ बताना है, मुझे QA बताना है, ठीक है, QA यहाँ पर मीडियन है, तो फिर ये क्या होगा, हाफ ऑफ, किसका हाफ होगा, तो ये जो हाइपोटेनियस है ना बच्चों इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि ये PR का हाफ होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, PR है ना। जैसे मान लो कि PR कितना है, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो मीडियन है ना इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो 10 का आधा करो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 12 होता तो ये 6 होता।
हमको ये कैसे समझ में आया, तो ये प्रॉपर्टी हमने देखी, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसे भी आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, अच्छे से लिख लो, और फिर उसके बाद फाइनली हम प्रैक्टिस सेट 3.3 के क्वेश्चंस को देखेंगे, ओके। और ये दोनों थ्योरम तो अलग से मैंने वीडियो बनाया ही है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में बताया गया ना, उसी तरीके से मैंने भी वो दोनों वीडियोज में बताए हैं, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए बच्चों, अभी हम प्रैक्टिस सेट 3.3 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग द इन्फॉर्मेशन शोन इन द फिगर, यानी कि ये फिगर में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका यूज करके आप लोगों को एक्स और वाई के वैल्यूज बताने हैं, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पर क्या बताना है, तो हमें यहाँ पे बताना है मेजर ऑफ एंगल ए बी डी। ए बी डी मतलब कौन सा एंगल, देखो एंगल ए बी डी यानी कि ये पूरा एंगल, इसका मेजरमेंट हमको बताना है। और फिर मेजर ऑफ एंगल ए सी डी, यानी कि ये वाला जो एंगल है ना ए सी डी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पर बताना है। तो कैसे होगा चलो समझते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगी इसका सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे मिलेगा, देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ना हम लोग कौन सा थ्योरम लगाने वाले हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम में क्या था कि अगर हमारे पास ट्राइंगल है और उसके दो साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर उनके जो अपोजिट एंगल्स है ना वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग यही वाली प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना, पहले हम उसको लिख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे किसका किसका मेजरमेंट दिया गया है, तो ये वाले एंगल का मेजरमेंट दिया गया है। इस एंगल का अगर नाम लिखना हुआ तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, डी ए सी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे एंगल डी ए सी दिया है, एंगल डी ए सी कितना दिया है, 60 डिग्री बराबर। और यहाँ पे क्या दिया है, तो देखो ये वाले एंगल का मेजरमेंट दिया गया है, तो इसका नाम लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे, एंगल ए सी बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल ए सी बी, जो कितना दिया है बच्चों, 50 डिग्री। अपने से लिखा क्या, ना ये तो क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन, ठीक है, ऐसे लिख लोगे ना गिवन। ये जी है, मैं थोड़ा 9 के जैसे बना देती हूँ, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, एक एक करके दोनों ही ट्राइंगल्स को लेंगे। पहले हम इस ट्राइंगल को लेते हैं, ठीक है। देखिएगा ये ऊपर वाला हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये वाला जो साइड है ना वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, कैसे हमको समझ में आया। तो देखो यहाँ पर इधर 2 लाइन खींची गई है और इधर भी 2 लाइन खींचा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों क्या है बच्चों, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। ये अपने से लिखा क्या, नहीं, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था, फिगर में दिया है ना, तो इसका रीजन आप बता सकते हो गिवन, ठीक है। ये जी है, फिर से बोल रही हूँ, देखो अच्छे से लिख देती हूँ, ये जी है, ठीक। तो देखिए अगर जब भी ऐसा कुछ होता है, यानी ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो फिर उनके जो अपोजिट एंगल्स है ना वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस वाले साइड का अपोजिट एंगल ये होगा, है ना, और इस वाले साइड का अपोजिट एंगल ये होगा, यानी कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर अगर ऐसा है तो फिर क्या हो सकता है, एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एंगल ए सी बी, है ना, ये दोनों एंगल से आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका रीजन आप क्या बताओगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है। इस तरीके से रीजन लिख करके बताने का, आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम। चलो अब इसके आगे समझिएगा, यहाँ पर ये जो एंगल ए बी सी है ना, ये क्या है बच्चों, एक्स है, तो इसके प्लेस पर मैंने एक्स लिखा, विच इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एंगल ए सी बी कितना दिया है, 50 डिग्री ना, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, 50 डिग्री। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू मिल चुका है, और क्वेश्चन में यही बोला था ना कि एक्स का वैल्यू निकालो, हमने निकाल लिया, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने एक्स का वैल्यू निकाला उसी तरीके से हम लोग वाई का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, अभी दूसरी बार में हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेने वाले, नीचे वाला, ठीक है। तो देखिएगा इस ट्राइंगल में ये जो सामने वाले साइड्स है वो क्या है, देखो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ऐसा है तो फिर इनके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि ये वाले साइड का अपोजिट एंगल ये है, ठीक है।
तो ये वाला एंगल और ये वाले साइड का अपोजिट ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अभी देखिएगा यहाँ पर हम लिखने वाले हैं और क्या लिखेंगे, सिमिलरली, यानी इसी के जैसे अभी दूसरा वाला ट्राइंगल हम लेंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हम लेंगे, तो ट्राइंगल DBC, ठीक है। ट्राइंगल DBC में देखिएगा साइड, कौन सा वाला साइड यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड DB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC। तो यहाँ पर मैंने लिखा साइड DB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC, ठीक है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ऐसा है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैं लिखूंगी एंगल के नाम, इस एंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे, एंगल DBC, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल DBC, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कौन से एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये वाले एंगल के, यानी कि एंगल DCB के। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों एंगल DCB, इसका रीजन आप क्या बताओगे, तो सेम आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम, यहाँ पे लिखो आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो DBC है ये कितने डिग्री का है, देखो यहाँ पे 60 डिग्री का है। यहाँ पे DAC मैंने लिखा था, एक मिनट रुकिए, DAC 60 डिग्री, ये देखो यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया था, यहाँ पे B आएगा ना, DBC, ओके, बाय मिस्टेक मैंने ये A लिख दिया था, अब सही है, ठीक है। तो देखिएगा एंगल DBC कितना है बच्चों, 60 डिग्री है, तो इसके प्लेस पर मैंने 60 डिग्री लिख दिया, ठीक है। और ये DCB कितना है, DCB यानी कि ये हो जाएगा, ये है Y, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमें Y का वैल्यू मिल चुका है, बताइए कितना मिला है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया Y विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो हमने दोनों के वैल्यूज यहाँ पे निकाल लिए हैं, एक तो हमें x का भी वैल्यू मिल चुका है और फिर हमें y का भी वैल्यू मिल चुका है, बराबर। अब इसके आगे हमें क्या बताना था, तो हमें यहाँ पे एंगल ABD और ACD बताना था, ठीक है। तो ये अभी हम कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर हम लोग एंगल एडिशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखो आपको बताती हूँ कैसे, यहाँ पर देखिएगा हमें ये पूरा एंगल अभी बताना है, ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा के पूरा एंगल बताना है कि ये कितने डिग्री का होगा। तो अगर मैं ये वाले एंगल और ये वाले एंगल दोनों को प्लस कर दूं, ठीक है, बोलो ये कितना है 60 और ये x का वैल्यू कितना है 50, ठीक है। तो ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो 60 प्लस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 110, यानी कि ये जो पूरा एंगल है ना ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 110 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से हम इसको करेंगे वैसे ही हम इसको भी फाइंड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ, क्या लिखेंगे हम कि नाउ देखिए, अगर मुझे एंगल ABD बताना है, ABD, ठीक है, तो फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है। इस एंगल का नाम लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे, एंगल ABC, है ना, एंगल ABC। चलिए लिखते हैं एंगल ABC प्लस एंगल, इस एंगल का नाम लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, एंगल DBC। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों एंगल DBC, ठीक है। इसका रीजन आप कैसे बताओगे, तो यहाँ पे बताइएगा एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। देखो ये प्रॉपर्टी होती है एंगल एडिशन की, कि अगर हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो ये पूरा एंगल मुझे मिलेगा, ठीक है। तो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो एंगल ABC है, ABC मतलब कितना x है ना, ABC यानी क्या x, तो x का वैल्यू कितना आया है 50 डिग्री, तो इसके प्लेस पर मैंने लिख दिया 50 डिग्री प्लस DBC कितना था, DBC देखो 60 डिग्री, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 60। अब दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 110, यानी कि हमें ABD कितना मिला 110 मिला। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी देयरफॉर एंगल ABD विच इज इक्वल टू 110 डिग्री, ABD विच इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। तो ये वाले एंगल का मेजरमेंट हमने बता दिया, इसको एक बॉक्स में हम कर देते हैं, ठीक। फिर हमें वो दूसरा वाला एंगल भी तो बताना है, यानी कि एंगल ACD। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं ऑल्सो, यानी इसी के जैसा हम लोग इसको भी करने वाले हैं, एंगल ACD। देखो एंगल ACD क्या होगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों का हम सम कर देंगे। तो देखिएगा इस एंगल का नाम आप कैसे लिखोगे, इस एंगल का नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे, एंगल ACB, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी,
एंगल ए सी बी प्लस एंगल, इस एंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे, तो डी सी बी, ठीक है, डी सी बी बोले तो ये वाला एंगल है ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एंगल डी सी बी। अगेन इसका रीजन आप क्या बताओगे, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी है ना, तो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। अब इसके आगे देख लीजिएगा, ये जो ए सी बी है ये कितना आया है, ए सी बी हमने कहाँ पर तो निकाला था ना, ए सी बी, अच्छा ये तो ऑलरेडी दिया गया है कितना 50 डिग्री, तो इसके प्लेस पर मैंने 50 डिग्री लिख दिया, प्लस डी सी बी कितना आया था, डी सी बी हमने निकाला था, ये देखो डी सी बी मतलब वाई, वाई का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो इसके प्लेस पर मैंने लिख दिया 60। अब दोनों को जोड़ दो बच्चों, कितना आ जाएगा, तो 50 और 60 कितना होता है 110, यानी कि एंगल ए सी डी हमें कितना मिल जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते देयरफॉर एंगल ए सी डी विच इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे जो कुछ भी पूछा गया था सब कुछ हमने बता दिया है, एक्स का वैल्यू पूछा था बता दिया, वाई का भी वैल्यू बता दिया, एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी ये भी हमने बता दिया है। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग आंसर करके मतलब आंसर लिख करके पूरा ये लिख देना कि एक्स का वैल्यू इतना है, वाई का वैल्यू इतना है। ठीक है, जैसे मैंने इधर लिखा है वैसे आप यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा। चलो लिख करके बता देती हूँ, देखो लास्ट में यहाँ पे आंसर लिखना कि ये जो एक्स है ना, एक्स का वैल्यू कितना आया था 50 और y का वैल्यू आया था 60। ठीक है, फिर मेजर ऑफ एंगल ए बी डी 110 एंड मेजर ऑफ एंगल ए सी डी ये भी आया था 110 डिग्री। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों ये होता है कंप्लीट। तो जैसे मैंने लिख करके बताया है उसी तरीके से आप लोग भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या दिया है कि द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 15, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। अभी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास ना एक राइट एंगल ट्राइंगल है बराबर, तो इसमें देखिएगा जो हाइपोटेनियस है ना इसका लेंथ दिया है, कितना दिया है 15 यूनिट दिया गया है बराबर। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, मीडियन बताना है। देखो जैसे मैंने क्या किया ना, यहाँ पे मीडियन ड्रॉ किया है इस हाइपोटेनियस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो मीडियन मैंने ड्रॉ किया है ना इसका लेंथ मुझे बताना है। तो ये तो सिंपल है, अभी अभी पीछे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनियस के ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल में, बताया था ना। देखो आपको ये स्टेटमेंट लिख करके समझाती हूँ, अभी आपको याद आ जाएगा, अभी अभी तो बताया था। यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, पढ़ते जाओ मैं लिख रही हूँ। ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, द लेंथ ऑफ मीडियन द लेंथ ऑफ मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेनियस is half the length of hypotenuse। ठीक है, लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये है बच्चों इसका पूरा स्टेटमेंट। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो मीडियन है ना इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये जो हाइपोटेनियस है ना इसका हाफ हो जाएगा। जैसे अगर ये 15 है तो फिर ये मीडियन का लेंथ कितना होगा 7.5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो फिर देरी किस बात की, फटाक से कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, लेंथ दिया है ना हाइपोटेनियस का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस कितना दिया है 15 यूनिट दिया गया। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यहाँ पे लिख दो गिवन। ठीक है, हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ द मीडियन बताना है ना। तो अब मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ कि लेंथ ऑफ द मीडियन। देखो इसका स्टेटमेंट हमने पहले ही लिख दिया है, तो अब इसका फिर से रीजन बताने की जरूरत नहीं है, ये हमने लिख दिया ना तो बस हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ मीडियन, ये किसके इक्वल होगा, तो आधा होगा। किसका आधा होगा, तो जो हाइपोटेनियस का लेंथ है ना उसका आधा हो जाएगा। तो हाफ ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस।
अब ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पर लिखा मैंने 1/2 बराबर। अब ये जो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस है ना वो कितना दिया है 15 यूनिट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 15 यूनिट, ठीक है। अब उसके बाद इसको कैंसिल करो तो कितने बार में जाएगा, 2 1 2, 2 7 14, फिर इसमें से 1 बचेगा, पॉइंट लगा करके हम लोग 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5 10, यानी कि कितना आया बच्चों 7.5 यहाँ पे आ चुका है। क्या आया है, लेंथ ऑफ मीडियन। यही हमसे पूछा था ना, जो हमने यहाँ पर बता दिया, तो आप लोग लिख सकते हो देयरफॉर लेंथ ऑफ द मीडियन विच इज इक्वल टू 7.5 यूनिट्स। ओके, समझ में आ गया ना आप लोगों को। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है तो यूनिट ही हमें लिखना पड़ेगा। ओके यस, तो ये है बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो था इसको भी कंप्लीट कर लिया है, तो अच्छे से ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इससे हमको एक बात समझ में आ गई कि जो हमारे पास ट्रायंगल है ना वो कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी इस तरीके का, ठीक है। चलो इसका नाम भी हम लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा P, यहाँ पर आ जाएगा Q और यहाँ पे आ जाएगा R, ठीक है। तो देख लीजिए हमने ये ट्रायंगल बना लिया है जिसमें एंगल Q कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक। फिर ये जो PQ है ना ये कितना है बच्चों 12 यूनिट्स, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, और जो QR है ना Q से R कितना है 5 यूनिट। ओके, तो फिर हमें यहाँ पर क्या बताना है, और ये जो QS है ना QS क्या हो जाएगा, मीडियन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हाइपोटेनस के ऊपर मतलब हम ना यहाँ से यहाँ तक इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, वर्टेक्स और मिड पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइंट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, Q से लेकर के S तक, दिस इज योर मीडियन। ओके, तो फिर हमें यहाँ पर फाइंड करना है, क्या बताना है, लेंथ ऑफ QS, यानी कि ये जो मीडियन है ना इसका लेंथ हम लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये होगा कैसे, देखो अगर हमारे पास जैसे कि हमने एक प्रॉपर्टी सीखी हुई है, कौन सी प्रॉपर्टी सीखी है बच्चों, कि अगर हम क्या करते हैं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनस के ऊपर, तो मीडियन का लेंथ क्या होता है, वो हाइपोटेनस का हाफ होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये पूरे PR का लेंथ होता तब तो हम ये QS आसानी से बता सकते थे, क्योंकि QS क्या है, मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल, सही है ना। लेकिन अभी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि हमारे पास PR का लेंथ है ही नहीं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो ये जो PR है ना इसका लेंथ हमें फाइंड करना होगा, और तब जाके हम लोग ये जो QS है ना इसका लेंथ बता पाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, देखिएगा ट्राइंगल PQR में ये जो एंगल Q है ना बच्चों ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अब अगर ये 90 डिग्री का है मतलब ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या होगा, वो जो PR है ना उसका लेंथ हमको मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये है, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग इसका लेंथ बता सकते हैं, ठीक है। तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है बच्चों PR, यानी यहाँ पर आ जाएगा PR का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, तो जो रिमेनिंग 2 साइड्स होते हैं ना उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो पहला साइड क्या है PQ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PQ का स्क्वायर, प्लस दूसरा साइड क्या है बच्चों QR, तो यहाँ पे हम लिख देंगे QR का स्क्वायर, ठीक है। अभी वैल्यूज पुट करो, P से लेकर के Q तक कितना है, तो ये 12 यूनिट है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या आएगा QR कितना है, तो 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अभी 12 का स्क्वायर करो 144, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इन दोनों को सम कर दो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 4 2 6 यानी कि 169 आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है बच्चों PR का स्क्वायर है। अब मुझे मतलब किसका वैल्यू चाहिए, PR का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ से ये स्क्वायर चला जाएगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, बस PR आएगा और ये ना रूट के अंदर आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं, क्या किया हमने, स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इस तरीके से ब्रैकेट में करके लिख दो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। क्या लेंगे हम, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, बराबर। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ,
मतलब सुनो, आपको पूरा अच्छे से लिख करके ही बता देती हूँ। देखो यहाँ पे आ जाएगा रूट के अंदर पी आर का स्क्वायर बराबर, और ये जो है 169 ये आ जाएगा रूट के अंदर। अब समझ में आया ना कैसे हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि यहाँ पे आया पी आर विच इज इक्वल टू 169 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है बच्चों, याद करो जल्दी से, 13 होता है ना, क्योंकि अगर मैं 13 का स्क्वायर करूँ तो फिर मुझे आंसर क्या मिलेगा, 169 मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो पी आर का लेंथ हमारे पास आ चुका है। पी आर मतलब क्या, हाइपोटेन्यूस है ना, इसका लेंथ हमारे पास आ चुका है। अभी इसकी मदद से हम लोग लेंथ ऑफ क्यू एस बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी आगे हमें क्या करना होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि वो जो क्यू एस है ना, सेगमेंट सेग क्यू एस, ये क्या है बच्चों, इट इज द मीडियन, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सेग क्यू एस इज द मीडियन ऑन हाइपोटेन्यूस बराबर, मतलब हाइपोटेन्यूस के ऊपर ये क्या है, मीडियन है ना। तो अगर ऐसा है तो फिर हम लोग वो वाला थ्योरम लगा सकते हैं जो अभी अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में यूज किया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो मीडियन रहता है उसका लेंथ क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का हाफ होता है बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ये जो क्यू एस है ना, लेंथ ऑफ क्यू एस, ये क्या होगा, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू एस विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है बच्चों, पी आर, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी पी आर। ठीक है, इसका रीजन आप बता दीजिएगा, वो जो स्टेटमेंट था ना पूरा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्या था, चलो एक बार मैं आपको याद करवाती हूँ। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, मेरे साथ साथ बोलो आपको याद हो जाएगा, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बच्चों, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन, ठीक है, लेंथ ऑफ द मीडियन। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने वो जो पूरा स्टेटमेंट था ना उसको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्यू एस का लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पी आर। पी आर का लेंथ बताइए कितना आया है, 13 यूनिट, तो ये लीजिए। अब इसको कैंसिल करो तो कितने बार में जाएगा, तो 2 6 12, फिर यहाँ पे 1 बचेगा ना, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा देंगे, 2 5 10 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जो क्यू एस है ना बच्चों, इसका लेंथ हमें कितना मिला, तो 6.5 यूनिट्स। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेंथ ऑफ क्यू एस विच इज इक्वल टू 6.5 यूनिट्स। ओके, तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर होता है कंप्लीट। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखिएगा ये फिगर दिया गया है और क्या लिखा है कि इन गिवन फिगर पॉइंट जी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यानी कि ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है ना बच्चों, देखो इसमें जो भी मीडियंस ड्रॉ किए गए हैं उन सभी का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है, पॉइंट जी है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे जी टी का लेंथ कितना दिया है, जी से लेकर के टी, यहाँ पर पॉइंट टी आएगा, ये दिया है 2.5 यूनिट्स। ठीक है, तो फिर हमें क्या क्या बताना है, हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ पीजी बताना है और लेंथ ऑफ पीटी, मतलब हमें ना यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बताना है और फिर उसके बाद हमें ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ बताना है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, चलिए आपको बताती हूँ। देखो वैसे देखते ही आपको एक बात समझ में आ गया होगा, मतलब इसका आंसर आपने ऐसे ही माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया होगा। कैसे आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मीडियन ऑफ ट्राइंगल के बारे में कि ये जो मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है ना, यानी कि सेंट्रोइड क्या करता है, जो मीडियन रहता है उसको वर्टेक्स से 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो देखो अगर ये 2.5 है तो ये कितना होगा बच्चों, देखो अगर ये 2 है तो ये कितना होगा 1, मतलब ये जितना है ना उसका आधा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अगर ये 2.5 है तो फिर ये कितना होगा, 2.5 का 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 5 बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स, यानी कि हमें ये पीजी मिल गया। पीजी कितना मिला, 5 यूनिट्स। ठीक है, फिर उसके बाद पीटी यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। तो ये कितना आया, 5 यूनिट्स आया ना, तो 5 + 2.5 करोगे तो कितना आएगा 7.5, यानी कि पी से लेकर के टी तक कितना हो जाएगा 7.5 यूनिट्स। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो हमने इसका आंसर ऐसे ही ओरली ही निकाल लिया, लेकिन अभी आपको लिख करके तो बताना पड़ेगा ना अच्छे तरीके से। तो चलिए फिर यहाँ पर हम लिखते हैं क्या बोलेंगे, पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है ना उसको हम एक बार लिखते हैं। क्या बोला है यहाँ पे कि ये जो पॉइंट जी है ना, ये क्या है, पॉइंट जी इज द पॉइंट ऑफ, ये क्या है, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस of the medians of triangle PQR। ठीक है,
यानी ये जो पॉइंट जी है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ, पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड, ठीक है। पॉइंट जी क्या हो जाएगा बच्चों, सेंट्रॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात हम जानते हैं कि ये जो सेंट्रॉइड है ना, वो क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, बराबर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है हम लोगों को, कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो, ठीक है। कौन से रेशियो में ये डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो P से लेकर के G, मतलब यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा, PG इज टू GT, क्या बनेगा, 2:1 बनेगा ना। ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्या बोला मैंने कि ये जो सेंट्रॉइड है ना, ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है मीडियन को, ये देखो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया, ये मीडियन को डिवाइड करता है कौन से रेशियो में, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि PG, देखो PG इज टू GT कितना हो जाएगा, 2:1 होगा, बराबर। अब इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से लिखती हूँ, रेशियो में कर करके, मतलब इस तरीके से अपॉन में करके, PG अपॉन GT क्या होगा, 2/1 होगा, बराबर। अब ध्यान से समझो, P से लेकर के G तक हमें बताना है, राइट। तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे लिखना PG, और GT हम लोगों को पता है, GT कितना दिया है, देखो यहाँ पे 2.5, तो इधर मैंने क्या लिख दिया बच्चों, 2.5 लिख दिया, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2/1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आपको लेंथ ऑफ PG मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 को इधर लेंगे, तो 1 इधर मल्टीप्लाई होने के बाद PG ही आएगा, तो यहाँ पे आ गया बच्चों PG विच इज इक्वल टू, ये जो 2.5 है इसको उस साइड भेजो, तो 2 × 2.5 हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो, तो देखो 2 × 5 = 10, कैरी आ गया 1, 2 × 2 = 4, 1 5, और पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, तो पीछे से एक नंबर के बाद, यानी कि पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ PG हम लोगों को क्या मिला बच्चों, तो आप लोग देख सकते हो 5 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर P से लेकर के G, मतलब PG का लेंथ हमारे पास आ चुका है 5 यूनिट्स, ओके। क्लियर है आपको। तो देखो हमने ये PG बता दिया, ये कितना आया 5 यूनिट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वही मिला ना हम लोगों को। तो ऐसे आपको ओरली नहीं बताना था, पूरा लिख करके इस तरीके से बताना था, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा वी नो दैट, बराबर। अब उसके बाद हमें क्या बताना था, तो PG हमें बताना था, और दूसरा नंबर पे हमें ये PT बताना था। अब ये PT हम लोगों को कैसे मिलेगा, तो देखो हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये क्या है, कोलिनियर, यानी कि P से G है और G से क्या है बच्चों, T है, बराबर। तो अगर मुझे ये पूरा PT का लेंथ चाहिए तो क्या करना होगा, इसको और इसको मुझे प्लस करना होगा, सही है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी कि नाउ यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, यानी कि P से G है और G से क्या है, T है। तो अगर मुझे ये PT बताना है तो फिर मैं क्या करूंगी, PG प्लस GT, ठीक है। तो PG बताइए कितना आया है बच्चों, यहाँ पर देखो PG कितना आया है, 5 यूनिट्स आया ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 5, और GT कितना है 2.5, तो ये लीजिए मैंने 2.5 लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, आपको इस तरीके से जोड़ने आता है ना, इधर 5 लिखना, इधर 2.5 लिखना, पॉइंट के बाद इधर आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। इधर 5 आ जाएगा, पॉइंट लगा दिया पॉइंट के नीचे, और 5 तो कितना होता है 7, यानी कितना आ जाएगा 7.5 यूनिट्स आ जाएगा। यहाँ पर हमें ये क्या मिला, PT का लेंथ मिला, कितना 7.5 यूनिट्स। और यही तो हम लोगों को बताना था, जो हमने बता दिया। तो लास्ट में आप लोग आंसर करके लिख सकते हो कि देयरफॉर लेंथ ऑफ PG था ना, लेंथ ऑफ कहाँ गया, PG, लेंथ ऑफ PG कितना आया है, ये देखो 5 यूनिट्स, एंड लेंथ ऑफ PT ये हमें कितना मिला, 7.5 यूनिट्स। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से सॉल्व करना था, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये आप लोग को पता होनी चाहिए, तो इसीलिए ध्यान से इसको समझ लो, ठीक है। तो फाइनली आपका यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस सेट 3.3 था बच्चों, ये होता है कंप्लीट। ओके, इसमें मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, बस 4 ही क्वेश्चंस थे, सबके सब हमने सॉल्व करके मतलब मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। और देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन PDF फॉर्मेट में चाहिए, तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको जो भी सॉल्यूशन करवाती हूँ ना, उसके PDF फाइल बना करके उधर अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है।
बाकी और कोई भी लेसन चाहिए तो उसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।